नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम सीखेंगे कि हम कोकून से रेशम किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है, ये हमने कल सीखा था। और उनके कोकून को क्या करते हैं, एकत्रित करके रेशम फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। तो कोई मादा कीट एक बार में 100 अंडे देती है, रेशम कीट पालन समझेंगे। और कोई भी मादा रेशम कीट एक बार में 100 अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज़ पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। यानी जो भी अंडे मादा देती है उन अंडों को सावधानी से कपड़ों में और पट्टियों में अथवा कागज़ पर इकट्ठा करके जो रेशम कीट पालक होते हैं उन्हें बेच दिया जाता है। ये जो अंडे होते हैं, यानी जो किसान पालते हैं उनको अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित तापमान एवं नमी को, यानी जहाँ पे अंडे अच्छी तरह से विकास कर सकें वहाँ पे रख दिया जाता है। और अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है, जिससे अंडे में से क्या निकलता है, लार्वा निकल आता है। और यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। ये कब किया जाता है, जब शहतूत के पत्तों पर, वृक्षों पर नई पत्तियां आ जाती हैं। शहतूत के पेड़ आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाते हैं। उस शहतूत खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और उसके फल पर इस तरह से रेशम के कीटकों को भी पाला जाता है। लार्वा जो होते हैं वो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं। वो दिन रात खाते रहते हैं और साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और उसके 25-30 दिन के बाद चित्र देख लेते हैं। रेशम कीट तथा उसके अंडे हैं और ये आप पेड़ देख सकते हैं शहतूत का, और ये कोकून। और उसके बाद में यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं शहतूत की पत्तियों के साथ लार्वा कैटरपिलर इसे खा रहे हैं और खा के बड़े हो जाते हैं। और 25-30 दिन तक अब रेशम की खोज कैसी हुई वो देख लेते हैं। तो रेशम की खोज का निश्चित समय जो है वो ज्ञात नहीं है, लेकिन एक चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंगटी ने सामग्री सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने के कारण का पता लगाने के लिए कहा था। यानी राजा ने कहा अपनी सामग्री से कि ये पता करो ये शहतूत की जो पत्तियां हैं उन्हें नुकसान कैसे हुआ है। तो जो रानी थी उन्होंने पाया कि सफ़ेद क्रीम जो थे उन्होंने शहतूत की पत्तियों को खा लिया था। और उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि जिन कीड़ों ने शहतूत की पत्तियों को खाया था उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक चमकदार कोकून बना लिए थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागे का जो गुच्छा है वो अलग हो गया। और रेशम उद्योग ऐसा माना जाता है कि चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम के अन्य देशों में प्रचलन किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उस मार्ग को आज भी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, रेशम की खोज चीन के अंदर हुई है और ऐसा माना जाता है, पर निश्चित समय नहीं मालूम कब हुई थी, कौन से सन में किसने की थी, इसकी पूरी डिटेल नहीं है। ये सिर्फ किंवदंती है। किंवदंती का मतलब ऐसी कहानियाँ जो लोगों से हम सुनते हैं उसे किंवदंती कहा जाता है। तो ये इस तरह की कहानियाँ हैं, लोग कहते रहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की कहानियाँ कहते हैं। तो 25-30 दिन तक जब रखा जाता है उनको पत्तियों के साथ में, तो कैटरपिलर क्या है, उसे खाना बंद कर देते हैं
और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। तो ये जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट होते हैं वो कोकून बनाते हैं और जिसके भीतर में क्या विकसित होता है, प्यूपा। अब हम देखेंगे कि रेशम का संसाधन किस तरह से होता है। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है और जो वयस्क कीट होते हैं उनको विकसित होने के लिए कोकूनों को धूप में रख दिया जाता है अथवा उसे पानी में डाल के उबाल लेते हैं। इस प्रक्रम से क्या होते हैं, फाइबर अलग हो जाते हैं और रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून रेशे में से निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया को रेशम रीलिंग कहा जाता है। और रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालते हैं। फिर रेशम फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं और बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। पहली जानना चाह रही कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जा सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने देखा कि रेशम के धागों का संसाधन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से शहतूत के पत्ते पर कोकून को रखा जाता है, फिर उनसे अलग किया जाता है, फिर उसे गर्म पानी में डाला जाता है और बाद में रेशम की रीलिंग की जाती है। तो इस तरह से हम धागे प्राप्त करेंगे। पहली जो कह रही है कि कपास के धागों और रेशम के धागों की कताई बुनाई क्या एक जैसी होती है। आज हमने रेशम के धागों के बारे में पढ़ा। आगे कभी हम किसी दूसरे वीडियो में कपास के धागों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के इस लेसन में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।